नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ देने जा रहे हैं इस्तीफा। इसको लेकर बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईवीएम के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक ऐसी टिप्पणी की है और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब हाई कोर्ट में भी अपील की जाएगी। बीजेपी को सभी कोर्टों के अंदर देना पड़ेगा जवाब। दोस्तों क्या है ये पूरा मुद्दा, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। वहीं पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर आए नतीजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम के मेहरबानी से आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। सबसे पहले और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद रविवार यानी आज कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले हैं। कार्य समिति की ज्यादातर सदस्य गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे को लेकर दोस्तों क्या निर्णय लिया जाता है। CWC में मिली जानकारी के अनुसार 56 सदस्यों वाले स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर सभी को बुलाया गया है। ऐसे में CWC के सदस्य बदलाव की मांग कर सकते हैं। गांधी परिवार के नेताओं को अब एहसास होने लगा है दोस्तों, और ऐसे में कहीं न कहीं एक ऐसे नेतृत्व को आगे करने की मांग की जा रही है जिसका जनता के बीच में जनाधार हो। सचिन पायलट को लेकर भी नाम सुझाए जा रहे हैं दोस्तों। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सचिन पायलट का नाम सुझाया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय झा ने लिखा कि अब वक्त आ गया है, पायलट को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। पायलट मेहनती है, 24 घंटे काम करते हैं, जीत के लिए लालाहित है, अच्छे वक्ता है। संजय झा ने 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद संगठन के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव की बातें कही है दोस्तों। इस बीच आपको बता दें कि उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट के समर्थन की आवाज को और ज्यादा बुलंद किया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर भी कई सारे यूजर्स कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बदलाव के फेज से गुजरना ही होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सहित पार्टी को किसी बड़े नेता की तरफ देखना होगा दोस्तों, जिसका जमीन पर लोगों के बीच में पहुंच हो, जिसके कारण पार्टी के नेताओं के अंदर एक उत्साह देखने को मिले दोस्तों। और ऐसे में सचिन पायलट का नाम सुझाया जा रहा है। वहीं पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार को पार्टी का पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष के पद पर कम से कम पूरी तरीके से समर्पित होकर काम करने वाले व्यक्ति को आगे करना चाहिए दोस्तों। सचिन पायलट को लेकर ये आवाज उठ रही थी। आप लोग इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनावी अधिकारी ने किसी से बात की, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान ले। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों कि पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है और समाजवादी पार्टी 125 के आंकड़े पर है। और इसी पूरे मामले को लेकर दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो धांधली का आरोप पूरी तरीके से अब सोशल मीडिया पर और तेजी से लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि वोटिंग के बाद उसका ईवीएम बदल दिया गया था। ये दावा करने वाला व्यक्ति खुद को टीचर बता रहा है, जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। ऑडियो में व्यक्ति ये कहता हुआ सुना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव में ईवीएम के साथ काफी हेर फेर किया गया है। वह खुद को समाजवादी पार्टी का समर्थक बताते हुए स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदलने की बातें बता रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने गंभीरता से इस मुद्दे को लेने की बात कही है। और दोस्तों पूरे मामले पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। इसी बीच आपको बताते चले कि यूपी के चुनाव को लेकर तकरीबन 88 सीटों पर ईवीएम को लेकर दोस्तों बवाल मचा हुआ था। यानी ईवीएम की छेड़खानी के मामले को लेकर तकरीबन 88 ऐसी सीटें थी जहां पर ईवीएम या तो खराब हो गई थी या उसको बदलने का आरोप लगा था। और ऐसे में इन 88 सीटों में से 60 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई है, 28 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है, जिसके बाद अब सवाल और ज्यादा प्रखर रूप से दिखाई देता है। आपको बता दें कि ईवीएम खराब की शिकायत शामली के अंदर 10 फरवरी को की गई थी, जिन विधानसभा में वहां पर ज्यादातर में बीजेपी की जीत भी हो गई है दोस्तों। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के आंकड़े सामने आने के बाद कहीं न कहीं कई सारे सवालों को और ज्यादा तूल मिल जाता है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो अखिलेश यादव ने गेम चेंज करने का बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने अपनी परंपरा को एक बार फिर से जीवित रखते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधानसभा के नेता विधायक दल बनाए गए हैं। शिवपाल यादव दोस्तों, शिवपाल यादव विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करेंगे। उनसे पहले राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन बलिया के बांसडीह से चुनाव हारने के बाद दौड़ से बाहर हो गए हैं। और अखिलेश यादव
ने अब शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी है दोस्तों, यानी अब शिवपाल यादव विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। योगी आदित्यनाथ से सीधे सवाल पूछेंगे, वहीं पर विधान परिषद के अंदर अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभालने वाले हैं। कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। संगठन में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की अच्छी खासी पकड़ है और इसी का फायदा उठाने के लिए दोस्तों और कहीं न कहीं पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पूरी जिम्मेदारी दे दी है। इसी बीच आपको बताते चले कि राज्यपाल से मिलकर आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने पंजाब के अंदर सरकार बनाने का दावा कर दिया है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बीच उन्होंने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव खड़कर कला में 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि मैंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है और पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल ने हमसे शपथ समारोह का स्थान और समय पूछा है। हमने बताया है कि शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकल कला में 16 मार्च को 12:30 बजे शपथ ग्रहण कराया जाएगा। शपथ समारोह में पूरे पंजाब के लोग आएंगे। लोग इस दौरान शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे। दोस्तों और एक और अपडेट की माने तो पंजाब में जीत के बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर आम आदमी पार्टी की निगाहें है। उधर रविवार यानी आज कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी अपने आप को कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर रखना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी में बड़े बदलाव करने की अत्यंत जरूरत है। किसी डायनेमिक लीडरशिप को आगे रखना अब कांग्रेस पार्टी की मजबूरी बनती जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि फोन टेपिंग कराने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फंस गए हैं। दोस्तों एक नोटिस जारी करके कथित अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर रविवार को उनके सामने यानी पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ये बात प्रेस से बात करते हुए कही है। दोस्तों पुलिस अधिकारी ने कहा कि फडणवीस को जारी नोटिस में पुलिस ने कहा है कि इस मामले के संबंध में उन्हें पहले सील बंद लिफाफों में प्रश्नावली भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके अलावा जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 2 बार नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन वह दोबारा जवाब देने में नाकाम रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक फडणवीस को 3 पत्र भेजकर याद दिलाया गया, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है और इसीलिए पुलिस ने उनको सामने पेश होने के लिए कह दिया है। अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा का केवल एक विधायक जीत कर आया है, इकलौता विधायक है। रसड़ा विधानसभा से चुनाव जीत कर आए दोस्तों और उसके भी बीजेपी में शामिल होने को लेकर दावा किया जा रहा था, लेकिन इस पूरे दावे पर पानी फेरते हुए बसपा के नेता ने कहा कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसी बीच दोस्तों टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे बसपा के प्रवक्ता। चुनावी हार के बाद मायावती ने मीडिया को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बातें कही है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस हालात में पार्टी प्रवक्ता को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी, इसलिए पार्टी के सभी प्रवक्ता श्री सुरेंद्र भदौरिया, श्री धर्मवीर चौधरी और डॉक्टर MH खान, श्री फैजान खान और श्रीमती सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। इससे पहले मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है। उसके सही कारणों को समझकर सबक सीखकर हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आगे चलकर सत्ता में जरूर आना है। इस दौरान उन्होंने बीएसपी की हार का ठीकरा मुसलमानों के सिर पर भी फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, परंतु उनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई, पार्टी बसपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने की बड़ी भूल की है, जिसके कारण ये नतीजे रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों राजभर ने बुलडोजर को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, कहा जहां जहां चला वहां तो बीजेपी के लोग हार गए। तो बुलडोजर बाबा अपने आप को जीता हुआ नेता कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जहां जहां उनका बुलडोजर काम कर रहा था वहां तो उनकी जमानत जब्त होने की भी स्थिति सामने दिखाई दे रही थी। इसी के साथ में दोस्तों यूपी चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने किया आत्मदाह का प्रयास। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के कानपुर इकाई के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ने गुरुवार को लखनऊ के विधानसभा भवन के बाहर कथित तौर पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में सपा के भाजपा से हारने के बाद ये घटना सामने आई है। सपा के नेता 30% जल गए, जिसके बाद उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस बीच आपको बताते चले कि 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। प्रोविडेंट फंड पर मिलेगा 4 दशक में सबसे कम ब्याज, यानी मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान एक और महंगाई बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर दोस्तों लोगों ने जो अपना खून पसीने का पैसा रखा हुआ है प्रोविडेंट फंड में, उस पर अब ब्याज दर घटाकर 8.5 से सीधे 8.1% कर दिया है। यानी 40 सालों में EPFO खातों में इस तरीके की गिरावट पहली बार देखने को मिली है। और इस पूरे मामले को जस्टिफाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं श्रम मंत्री। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो चुनाव जीतने के बाद विजय यात्रा निकालने पर सपा के विधायक इरफान सोलंकी और 500 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। दोस्तों चुनाव जीतने के बाद सपा के
विधायक इरफान सोलंकी अपने समर्थकों और दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर के रिहायशी इलाकों यानी चमनगंज पहुंचे, जहां पर लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर उनका स्वागत किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। सोशल मीडिया पर अपनी रैली का वीडियो शेयर करते हुए सोलंकी ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक बार फिर से आपका विश्वास और आशीर्वाद मुझे बना रहा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का समर्थन के लिए हृदय से शुक्रगुजार हूं। जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि आरएसएस ने कहा कि धार्मिक उन्माद को सबसे बड़ी चुनौती बताई है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लोग धार्मिक उन्माद बढ़ने की बातें और इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन ही अमूमन इस तरीके की बातें करते हैं और दूसरी ओर आरएसएस इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहा है दोस्तों, यानी दो तरीके के चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराने वाली पल्लवी पटेल की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जिस तरीके से मतगणना केंद्र पर गिनती को रोका जा रहा था, उसके बाद जो विरोध किया, जिसमें 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं दोस्तों, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को 7000 वोट से पल्लवी पटेल ने चुनाव हरा दिया। पल्लवी पटेल अपना दल सोनेलाल की नेता है और सांसद अनुप्रिया पटेल की बहन है। मतगणना के दिन करीब 2 घंटे तक बवाल देखने को मिला दोस्तों। ईवीएम के खराब मिलने की सूचना की जानकारी दी गई और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लगातार आगे लीड बनाया हुआ था, उसके बाद अचानक से मतों की गिनती को रोक दिया गया, जिसके बाद सपा के कार्यकर्ता नेता बौखला गए और उन्होंने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये एफआईआर कराने की जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में मायावती की पार्टी का इतना बुरा हाल रहा दोस्तों कि आरक्षित सीटों पर भी बीएसपी अपना दबदबा कायम करने की तो दूर की बात, यहाँ तक कि दोस्तों एक सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं आ पाई। यूपी के 18 मंडलों में रैली करने के बाद भी बसपा अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाई, यहाँ तक कि रिजर्व सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई दोस्तों। ये चौंकाने वाले नतीजे हैं और कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट दिखाता है कि मुस्लिम वोटों को लेकर मायावती की काफी नाराजगी है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उनको उनके अपने लोगों ने वोट दिया, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उनके वोटों में गिरावट देखने को मिली है, इससे पहले उनको 18% तक वोट मिलता था, 22% वोट मिलते थे जो उनका बंधा हुआ वोट था, लेकिन इस बार गिरकर 12% के आसपास आ चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने प्रियंका गांधी को लिखा पत्र, कहा पार्टी की इस हालात को लेकर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी को लिखे मार्मिक पत्र में लिखा कि 16 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी कार्यशैली से आपके यानी प्रियंका गांधी और कार्यकर्ताओं के भरोसे को तोड़ा है, उस पर मंथन होना जरूरी है। प्रदेश में पार्टी की हालत में इस हालत में पहुंचाने वालों के खिलाफ पारदर्शिता के साथ समीक्षा होनी चाहिए, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक और संगठनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर भी उन्होंने जोरदार निशाना साधा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अब अपने नेताओं के सवालों के घेरे में है। एक दूसरे प्रवक्ता जिशान हैदर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी की 380 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, प्रियंका गांधी से जुड़े हुए इस व्यक्ति के सारे निर्णय होते हैं। प्रियंका गांधी ने भी उसकी सारी बातें मानी है, क्योंकि उसने अपने आसपास पूरा एक कॉकस खड़ा कर रखा था। जीसन ने कई और आरोप लगाए हैं दोस्तों, और कहीं न कहीं प्रियंका गांधी के निजी सचिव को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर भी अब पार्टी के प्रवक्ता ही सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर यूपी विधानसभा में बढ़ी मुस्लिम विधायकों की संख्या, 34 ने जीता चुनाव। जानिए किस सीट पर किसे मिल गई है जीत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल गई, लेकिन दूसरी ओर दोस्तों एक जो बड़ी जानकारी थी कि 2017 में 24 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे, लेकिन इस बार आंकड़ा बढ़ गया है। इस बार 10 मुस्लिम विधायक इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, यानी समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो संख्या बढ़ी भी है। इसमें दोस्तों सीसा मऊ से हाजी इरफान सोलंकी के साथ साथ रामपुर से आजम खान, ये सीट जो खाली होने वाली है, किठौर से शाहिद मंजूर, कैराना से नाहिद हसैन और अमरोहा से महबूब अली के साथ साथ बहेड़ी से अताउर रहमान और बेहट से उमर अली खान के साथ साथ भदोही से जाहिद, भोजीपुरा से साजिल इस्लाम के साथ साथ बिलारी से मोहम्मद फहीम और चमराव से दोस्तों नसीर अहमद को, गोपालपुर से नफीस अहमद को और इसौली से ताहिर खान, कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन। इस तरीके से कई सारे विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो उड़ीसा के विधायक ने कार से 7 पुलिस कर्मियों को कुचल दिया। कुल मिलाकर 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीजेपी के लगभग 15 कार्यकर्ता और 7 पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खुर्द के एसपी लेखचंद्र पाही ने बताया कि विधायक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों जगदेव को पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया गया था। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया। भीड़ को हटाकर जगदेव को अलग ले जाने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि घटना की वजह अभी तक पता नहीं चली है। आपको बता दें
कि उड़ीसा में ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव कराए गए थे। इसको लेकर बीजेडी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश करते दिखाई दे रहे थे और ये विरोध के दौरान दोस्तों इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर खुर्द के बानापुर से बीजू जनता दल के निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के दौरान जमा लोगों के ऊपर चढ़ा दी है। वाहन के चपेट में आने वाले 7 पुलिसकर्मी भी है दोस्तों। और एक और अपडेट की माने तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब पुलिस ने और कई सारे मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए हैं, यानी उनको भी जेल में भेजने के लिए पूरी तरीके से षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं दोस्तों। एक और अपडेट की माने तो पंजाब में किसी भी धर्म की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भगवंत मान ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में सुख समृद्धि बनाए रखने की हमारी पूरी तरीके से तैयारी है। हम पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के अंदर किसी भी धर्म की बेअदबी ना हो। वहीं पर पंजाब में जीत से गदगद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान भी कर दिया दोस्तों। खासकर गुजरात के अंदर ज्यादा फोकस है आम आदमी पार्टी का। छोटे राज्यों पर आम आदमी पार्टी ज्यादा टारगेट कर रही है। एक और जानकारी की माने तो उत्तराखंड में 4 और विधायक पुष्कर सिंह धामी को अपनी सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कैलाश गहटोड़ी और सुरेश गड़िया के बाद 4 अन्य बीजेपी के विधायक चाहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़कर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपने सीट से चुनाव हार चुके हैं दोस्तों। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के विधायक को फोन पर जान से मारने की धमकी। मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर हमला भी हो चुका है। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने के बाद पिथौरागढ़ में बवाल मचा हुआ है दोस्तों। मतगणना की रात भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर हमला हुआ है। वहीं एक दिन बाद विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। 2-3 पूर्व धारचूल में तीसरी बार विधायक चुने गए हरीश धामी को मोबाइल पर धमकी दी गई थी दोस्तों, और यही मामला सामने आया जिस पर पुलिस से कार्रवाई की अपील की गई है। साथ साथ आपको बताते चले कि भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद होने वाले हैं और इसी के साथ में बड़े बड़े नेताओं को भी भेजा जाएगा शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दोस्तों। देखते हैं सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल जैसे दिग्गज नेता पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। एक और अपडेट की माने तो HD देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी को खड़ी खोटी सुनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कहा कि अगर देश के हित में सभी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय पार्टी एकजुट हो जाती है तो अच्छा होगा, लेकिन ये लोग होने को तैयार नहीं है। खासकर बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में बीजेपी को हराने के लिए कुछ करना चाहती है या नहीं करना चाहती। इसी बीच आपको बता दें कि राजा भैया का पहला इंटरव्यू कुंडा में चुनाव जीतने के बाद बोले, कहा हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया गया, कांग्रेस पार्टी के बराबर हमारी पार्टी बन चुकी है। आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार जनता ने फिर से हमको चुनाव 7वीं बार जिता दिया है। इसी के साथ में हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश में फिर से सक्रिय हो गया दोस्तों। बीजेपी की जीत के बाद मस्जिदों को लेकर धमकियां दी जा रही है, लाउड स्पीकर उतारने की बातें की जा रही है। इसी के साथ में 5 राज्यों के खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बुरी खबर, वरिष्ठ नेता CM इब्राहिम ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में ये बुरी तरीके से झटका लगा है। यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री CM इब्राहिम ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बदलाव की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी कोई बड़ा चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश करने में पूरी तरीके से फेल है और यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी में क्योंकि कोई बदलाव नहीं हो रहा तो हम लोग ही अपना इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएं। इसी के साथ में प्रमोद सावंत जो गोवा के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए नई सरकार गठन को लेकर राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है और ऐसे में दोस्तों केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रमोद सावंत जल्द बनाएंगे अपनी नई सरकार। इसी के साथ में पश्चिम यूपी के अंदर बीजेपी से क्यों पिछड़ रही है सपा और रालोद, इसको लेकर एक सवाल पूछा गया योगेंद्र यादव से, जो कि एक अच्छे और बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा कि ना हम बैट्समैन थे और ना ही हम बॉलिंग कर रहे थे, हम तो केवल पिच को सेट कर रहे थे। हमने पिच पर रोलर चलाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सीटें नहीं आई तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टी को अब एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। उनको समझना चाहिए कि कहां उनसे चूक हुई है। योगेंद्र यादव का कहना था कि हमने पिच तैयार करके उस पर रोलर चला दिया था। लखीमपुर खीरी में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भौचक करने वाली बात नहीं है। ये इलाका किसान आंदोलन का केंद्र कभी नहीं था। वहाँ केवल एक घटना हुई थी जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही थी। बाकी किसानों से कोई सरोकार इस क्षेत्र के अंदर नहीं था। और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने और भी कई एनालिसिस देते हुए कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे का स्पष्ट तौर पर संकेत है। वहीं पर दोस्तों FD और PPF पर ब्याज दर कम करने को लेकर श्रम मंत्री की दलील, कहा महंगाई दर के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाई गई है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों किसी सूबे के चुनाव से ये तय नहीं होगा कि देश की सियासी जंग यानी 2024 में कौन चुनाव जीतेगा। 2024 का चुनाव पूरी तरीके से अलग है। ये बात कह देना कि 2022 में जो जीता है वही 2024 में जीत जाएगा, ये पूरी तरीके से एक बेईमानी है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक दिया गया बयान ही है केवल। इस पर हमको ज्यादा
ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों अगर एक भी खबर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।